जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी हम कैप 6 का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के सारे पास्ट पेपर जो अभी तक पास्ट पेपर में चैप्टर 4 से क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर 4 की कितनी इंपॉर्टेंस है, और अगर हम अटेम्प्ट वाइज देखें तो चैप्टर 4 में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या सिनेरियो बेस आते हैं या नॉलेज बेस आते हैं, क्या वो सेपरेट क्वेश्चन पूछता है इसका, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर किसी न्यूमेरिकल के अंदर इसका कोई पॉइंट टेस्ट कर लेता है, जो कि अगर आप इस पॉइंट को एड्रेस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तभी आप रिमेनिंग क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। हमने जो इस चैप्टर के अंदर साथ में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 भी पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टर्म्स डिफाइन की थी। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो कौन सी टर्म्स हैं। वो हमारी हैं, ये देखें 13.2 आपका ये है, पेज नंबर आपका क्रेडिट्स का 191। तो हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एंड फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स, ये क्या होती है, एंड फॉरेन सोर्स इनकम सैलरी इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन, उसका टैक्स स्टेटमेंट क्या होता है। ये हम कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस हमने साथ चैप्टर 4 में किया था। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उनके हम ऑटम 20 से स्टार्ट करेंगे, जो रिसेंटली भी आपकी 21 सितंबर 2020 को ये पेपर हुआ था। इससे हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हम फिर क्या करेंगे, स्प्रिंग 20, ऑटम 19 से लेकर ऑटम 17 तक जाएंगे। ऑटम 20 के अंदर एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जिसमें उसने पूछा कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिबल अलाउंसेस एंड एडमिसिबल डिडक्शंस, 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। सबसे पहले आपने बताना था कि डिडक्टिबल अलाउंस क्या होता है एंड एडमिसिबल डिडक्शंस क्या होती हैं। मैंने आपको जब ये लेक्चर पढ़ाया था, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो डिटेल में इसको मैंने पढ़ाया था कि ये क्या होता है। दोबारा भी बता देता हूँ। एडमिसिबल डिडक्शंस वो होती हैं जो आपकी इनकम के अगेंस्ट आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट डिडक्शंस अलाउ होती हैं। जैसे कि अगर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करें, वहाँ हम सेल्स में से जो एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसे आपके एडमिन एक्सपेंसेस, वो आपके क्या होते हैं, एडमिसिबल डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गई। अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो आप रेंट अर्न करते हैं, तो रेंट के अगेंस्ट जो आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया होता है उस बिल्डिंग का, जो आपने उस बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई होती है, वो जो खर्चा आया होता है, आप उस रेंट के अगेंस्ट उस एक्सपेंस को लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेट इनकम आपकी बनेगी, लॉ कहता है कि वो आपकी क्या होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। वो जो डिडक्शंस हैं वो आपकी क्या हैं, एडमिसिबल डिडक्शंस हैं। डिडक्टिबल अलाउंस वो होता है, लॉ ने 6 आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने जो एक्सपेंसेस किए होते हैं, लॉ कहता है कि वो आपने अपना एज उसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना, वो आपने क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करके सारे हेड्स की, उसमें से आपने क्या करना है, डिडक्टिबल अलाउंसेस को लेस करना है। जैसे कि डोनेशन आप जो पे करेंगे शौकत खानम को, आप जो पे करेंगे ईदी फाउंडेशन को, आप जो पे करेंगे अखुवत फाउंडेशन को, तो वो आपको सारी की सारी स्ट्रेट डिडक्शन क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, ये सेकंड लास्ट लेक्चर की बात करें अगर हम, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक डोनेशन पे की थी मिस्टर तैफूर ने, ज़कात पे की। ज़कात भी क्या आपकी एक स्टेट डिडक्शन है, आपकी क्या है, ये डिडक्टिबल अलाउंस है। तो आपको कहता है कि आपने क्या करनी है, पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसमें से आपने क्या करनी है, डिडक्टिबल अलाउंसेस लेस करने हैं। ये आपके 6 हैं। प्रॉफिट ऑन डेट किस कंडीशन में होगा, हम ये चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ पोर्शन मैंने आपको चैप्टर 4 का भी छोड़ दिया है, जो हम रिमेनिंग चैप्टर के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सा पोर्शन कौन से चैप्टर से डिस्कस करेंगे, ये इस जो आपका लेक्चर नंबर 6 है चैप्टर 4 का, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। जी, ये आपका पहला क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क्स थे, कोई मुश्किल काम नहीं थी। एग्जांपल्स क्या हैं, एडमिसिबल डिडक्शन की आपकी एग्जांपल्स हैं, रेंट एक्सपेंस, आपकी डेप्रिसिएशन,
आपका प्रॉफिट ऑन डेट, ये आपके सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, एडमिसिबल डिडक्शंस हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या हैं, ज़कात, उसके अलावा आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस, आपकी डोनेशन, आपका WPPF, WFF जो दो टर्म्स हैं, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे ये क्या होती हैं। एक तो आपका ये आया था, इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। दूसरा आया था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। पार्ट बी एक क्वेश्चन था 8 मार्क का, न्यूमेरिकल था। उसने यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन है, इसमें उसने इसकी फॉरेन सोर्स इनकम और उस पर्सन के रेजिडेंट इंडिविजुअल को डिस्कस किया, क्या पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है। ये आपका 13 चैप्टर का पार्ट है, जो हम यहाँ पर मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें किस में फॉल करता है, किस में फॉल नहीं करता। यहाँ पर कहते हैं अहमद हैज कंप्लीटेड हिज MBA फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन USA. He had been living there since August 2013 for his education and came to Pakistan only once in 2017. That from 10 March to 30 September 2017. मतलब ये हुआ कि आपके अप्रैल, मई, जून 90 डेज बनते हैं एंड 110 डेज बनते हैं आपके टैक्स ईयर के अंदर। जो रिमेनिंग पीरियड है 2 मंथ का, 3 मंथ का, वो नेक्स्ट टैक्स ईयर में बनता है। मतलब ये दोनों टैक्स ईयर में नॉन रेजिडेंट पर्सन था, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल था। और फिर ये चला गया वापस USA टू कंप्लीट हिज MBA along with his studies. He was also doing a part-time job at a restaurant in USA till November 19. ये 30 नवंबर या नवंबर 19 तक कहाँ पर रहा है, ये USA में रहा है और वहां पर जॉब भी करता रहा है। और ये पाकिस्तान वापस आया, रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 1 दिसंबर 2019। अब हमने क्या करना है, इसका इस टैक्स ईयर के लिए क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। ये क्वेश्चन 4 पार्ट बी ऑटम 2018। ये वापस आया दिसंबर 1। तो आप दिसंबर के बन गए 31 डेज, आपके जनवरी के बन गए 31 डेज, फेब के आपके बन गए 29 डेज, आपके मार्च के बन गए 31 डेज, आपके अप्रैल के बन गए 30 डेज, आपके मई के बन गए 31 डेज, आपके जून के बन गए 30 डेज। टोटल बन गए 213। हाँ जी, ये क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। हमने क्या पढ़ा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की सारी इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है, एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होती है। लेकिन हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो पिछले 4 साल में नॉन रेजिडेंट था, हम देखेंगे कि आज ये टैक्स ईयर, हम ये कौन सी वर्किंग कर रहे हैं, टैक्स ईयर 2020 की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसा इंडिविजुअल जो इस साल टैक्स ईयर 2020 में तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर वो इससे पिछले 4 सालों में टैक्स ईयर 19, टैक्स ईयर 18, टैक्स ईयर 17 एंड टैक्स ईयर 16, अगर इन चारों सालों में वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो फिर इस पर्सन की इस साल की फॉरेन से सोर्स इनकम एंड इस साल से जो नेक्स्ट टैक्स ईयर होगा, टैक्स ईयर 2021, उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। और यहाँ पर मिस्टर अहमद जो है, उसकी वो पिछले चारों सालों में नॉन रेजिडेंट पर्सन था, इसलिए मिस्टर अहमद की फॉरेन सोर्स इनकम इस साल क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी सारी की सारी। अब बाकी नीचे जो वर्किंग है वो भी हम नहीं करेंगे, जब हम सारे हेड पढ़ेंगे तब करेंगे। ये वाला जो पॉइंट था ये उस चीज से बिलोंग कर रहा है। ऑटम 20 से आपका ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, वो चैप्टर 4 में से आया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
जी अब हम जाते हैं स्प्रिंग 20 की तरफ। तो स्प्रिंग 20 में से आपके चैप्टर 4 में से 1 मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब जाते हैं आपका ऑटम 19 की तरफ। ऑटम 19 में अपना क्वेश्चन ढूंढते हैं, शायद हमारे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो। ये आपका ऑटम 19 में भी चैप्टर नंबर 4 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। मतलब ये है कि जब वो पूछता है तो अच्छा खासा पूछता है। सॉरी, मैंने कोई और खोल लिया था। ऑटम 19 अब ओपन हुआ है। ये ऑटम 19 में पहला जो बात कर रहा है वो यहाँ पर देखें। ये Saeed, a citizen of Pakistan, was working on a foreign vessel belonging to Delta Shipping Company based in Spain। मतलब ये है कि सईद साहब कहाँ पर जॉब कर रहे थे? स्पेन में जॉब कर रहे थे फॉर पास्ट 3 ईयर्स। अगर यहाँ पर फॉर पास्ट 4 ईयर होता तो फिर हमारी कौन सी कंडीशन होती? ये वाली होती। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा का पिछले 4 साल पाकिस्तान से बाहर जॉब करता रहा है और पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट पर्सन था और इस साल रेजिडेंट पर्सन है, तो उसकी इस साल की फॉरेन सोर्स में क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो कह रहा है पास्ट 3 ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि ये वाली प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कुछ और यहाँ पर अप्लाई होगा। हम वो देखते हैं वो क्या चीज़ अप्लाई होगी। हिज मंथली सैलरी वाज यूएसडी डॉलर 15,000 रुपए। हमने पढ़ा था कि चाहे जिस भी करेंसी में पैसे मिल रहे हैं, हमने जो टैक्स के लिए पैसा यूज करना है वो रुपीस में यूज करना है। हम इन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है? मंथली सैलरी है। एंड विच वाज रिमिटेड टू हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। कोई बात नहीं, अच्छी बात आई है। तो द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019 वाज कन्वर्टेड टू पाकिस्तान रुपीस एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ यूएसडी 131। ठीक हो गया। वो यहाँ पर कह रहा है कि ऑन अक्टूबर 18 उसने जॉब छोड़ दी और पाकिस्तान आ गया। अब जिस साल अगर वो अक्टूबर 19 को पाकिस्तान में आया है तो 10 साल इसने पाकिस्तान में जॉब की है। इसके जो दिन बन जाते हैं ऑलमोस्ट 300 प्लस बन जाते हैं। मतलब ये मतलब क्या हुआ? इस टैक्स ईयर के लिए सईद क्या है? रेजिडेंट पर्सन है, पाकिस्तान का रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो क्या सईद को जो 3 मंथ की सैलरी उसने बाहर की अर्न की है, क्या वो पाकिस्तान में उसने टैक्स देना है कि नहीं देना? जी अब हम चैप्टर 13 में जाते हैं। चैप्टर 13 कहता है आपका एनी फॉरेन सोर्स सैलरी received by a resident individual shall be exempt from tax if the individual has paid foreign income tax in respect of the salary। ये क्वेश्चन साइलेंट है। हम ये एज्यूम करेंगे कि इसने फॉरेन टैक्स पे कर दिया था अपनी सैलरी पर 3 मंथ का। इसलिए हम जो वर्क कैलकुलेट करेंगे सैलरी की इनकम, वो हम करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 131। 3 मंथ की है ना। जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट इनकम है इसकी। इस पर उसने टैक्स पे नहीं करना। ठीक है। ये आपकी क्या होगी? एग्जेम्प्ट इनकम होगी मिस्टर सईद की। ये आपका क्या था? क्वेश्चन था एक इनडायरेक्ट, उसने यहाँ पर बात बताई हुई थी। आपने जो टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी थी उसका ये अमाउंट पार्ट नहीं बननी थी। एक आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था। जी ये एक और पॉइंट हमारे पास आ गया है। यहाँ पर वो कहता है रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 001। पहला कह रहा है, बहुत ही मुश्किल नाम है, खुद पढ़ लें आप। ए फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। जिस पर्पज के लिए भी आया है पाकिस्तान में उसने विजिट किया है। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम
10th जुलाई 2018 टू 25th फरवरी 2019। ठीक है। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जैन जीन फॉर टैक्स ईयर 19। यहां पर तो बात समझ आ गई, हम दिन काउंट करेंगे। assuming that commissioner has granted him permission to use calendar year as a special year। वो कह रहा है कि टैक्स ईयर 19 के लिए हमने क्या करना है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या करना है, डिटरमिन करना है। अगर स्पेशल टैक्स ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर पे क्या होता है, एंड होता है। वो कह रहा है कि स्पेशल टैक्स ईयर का जो टैक्स ईयर है वो है टैक्स ईयर 19। मतलब क्या हुआ, जो स्पेशल टैक्स ईयर की एंड डेट फॉल कर रही है वो टैक्स ईयर 19 में फॉल कर रही है। तो मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ, मुश्किल बात नहीं है। 31st 2018 जो है वो कहाँ पर फॉल कर रही है, टैक्स ईयर 18-19 में फॉल कर रही है। तो स्टार्ट डेट क्या होगी इसकी, जनवरी 1 2018। ठीक है, हमने ये डिटरमिन कर लिया कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कौन कौन सा है। अब मैंने क्या करना है, मिस्टर जीन फ्रांकोइस, अच्छा, इसका हमने क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। 10 जुलाई को पाकिस्तान में आया है एंड 25 फरवरी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैंने 10 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक क्या करना है, स्टेटस को चेक करना है। 10 जुलाई, जुलाई 18, ठीक है। इसके दिन कितने बनते हैं हमारे पास, 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। 10 भी काउंट करेंगे, ये मेरे पास बनते हैं 21। ठीक है, अगस्त पूरा 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ये बनते हैं 174। अब यहाँ पर 183 डेज होते तो ये क्या होता, रेजिडेंट इंडिविजुअल होता। लेकिन क्योंकि ये मोर देन 120 डेज हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 4 ईयर्स को डिटरमिन करेंगे। लास्ट 4 ईयर्स, क्या लास्ट 4 ईयर में 365 डेज से ज़्यादा स्टे था इसका पाकिस्तान में या नहीं था। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है ये आपका है ऑटम 19 में। तो तब तक जो आपका सिलेबस था, तब तो आपकी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन थी उसमें 120 दिन वाली कंडीशन नहीं थी, तभी उसने यहाँ पर आपको उस चीज़ का डाटा नहीं दिया। अगर हम उसकी बेस पर बात करें, ये क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। लेकिन आपके सिलेबस में जो बात है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, अगर 174 डेज हैं, 183 से कम है, 120 डेज से ज्यादा हैं, अब लास्ट 4 ईयर्स का क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अगर 365 से ज्यादा हैं स्टे है पाकिस्तान में, तो फिर ये बन जाएगा रेजिडेंट। अगर 365 से क्या है, कम है, ये आपका बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन आए हुए थे ये आपके आए हुए थे ऑटम 19 के पेपर में से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो पेपर है इसमें उसने डायरेक्टली 2 मार्क्स का डायरेक्ट पूछा यहाँ पर, एक सिनेरियो के थ्रू, एंड बाकी आपके यहाँ पर भी टेस्ट किया, ये भी कुछ 2 मार्क्स इसके होंगे तो उसने यहाँ पर कवर किए हैं। जब हमारी बारी है स्प्रिंग 19 की, तो उसमें कितनी अमाउंट का टेस्ट हुआ है वो देखते हैं। ये आपकी स्प्रिंग 19 है, सॉरी ये आपका आपका स्प्रिंग 17 है, उसमें आपका चैप्टर 4 में से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था। स्प्रिंग 417 को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो हम देखते हैं आपका स्प्रिंग 19, यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछा है, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड ए प्राइवेट कंपनी। ये आपका चैप्टर 4 में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है।
पब्लिक कंपनी क्या होती है? पहली कंडीशन क्या है तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर हों या फॉरेन गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर हों, या कोई फॉरेन कंपनी जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने होली ओन किया हो, उसके अगर उसके पाकिस्तान की किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। या दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो हैं पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम रजिस्टर्ड हैं, वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। फिर क्या है कि अगर कोई ट्रस्ट है, तो उसके यूनिट ट्रस्ट जो हैं, तो वो आपकी क्या होगी? वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ होगी, क्या होंगी? आपकी प्राइवेट कंपनीज़ होंगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, ये भी क्या है? आपका चैप्टर 4 में से टेस्ट किया गया है। चैप्टर 4 में इसकी डेफिनेशन गिवन है डिविडेंड की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम चैप्टर 4 में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मल्टीपल चैप्टर के साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये वही वाला एरिया है जो हमने डिस्कस करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ। तो यहाँ पर चैप्टर 4 में उन्होंने दिया हुआ है। तो मतलब ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आया हुआ है। लेकिन ये आप अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगी। ये कहाँ पर लिखा है आपको मैं दिखा देता हूँ। जी, ये लिखा है। जो उन्होंने बात की है वो यहाँ पर वो कह रहा है पेमेंट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी टू शेड्यूल कैन बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। यहाँ पर हम देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। ये उन्होंने यहाँ पर ये बातें की हुई हैं। ये ठीक है। ये उन्होंने बात की हुई है यहाँ पर ये आपकी क्या हो रही है? यहाँ पर सारी जो चीज़ें कवर हो रही हैं, वो किस में कवर हो रही हैं? आपके इस क्वेश्चन में कवर हो रही हैं। मतलब जब जो आपका और स्प्रिंग 19 है, उसमें आपके जो मार्क्स आए थे चैप्टर नंबर 4 में से, वो आए थे 9 मार्क्स। जो उसने स्ट्रेट पूछे हैं, यहाँ पर कोई उसने ऊपर-नीचे की बात नहीं की। अब हम आते हैं आपका ऑटम 18 की तरफ कि ऑटम 18 में क्या-क्या आपके क्वेश्चन आए थे, हम देखते हैं वो कौन-कौन से थे। ये पहला क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है? एंड स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कोई मसला मसाइल इसमें नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। जो पार्ट सी है, वो आपका कहाँ पर है? ये आपका है चैप्टर नंबर 14 में से, आपको यहाँ पर ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपका चैप्टर नंबर ऑटम 18। अब हम आते हैं आपका ऑटम 17 की तरफ। ऑटम 17 में भी आपका क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार आया था। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। On 21st September 2016, Asif proceeds to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May and came back to Pakistan. On 16th May 2017, he got a new job in Pakistan, which he continued till June 2017. जी, हमने क्या देखना है? उसने पाकिस्तान जो लेफ्ट किया है वो किया है 1st मई को, मई 1st। ठीक है? मई 1st भी क्या होगा? काउंट होगा। 2016 को उसने क्या किया है? पाकिस्तान को लीव किया है। एंड जो वापस आया है, सॉरी, ये 21 सितंबर है, माय अपॉलॉजीज। और ये वापस आया है, वापस ये आया है 1 मई 2017। इससे पहले वाला पीरियड एंड इससे पहले वाला पीरियड एंड इससे बाद वाला जो पीरियड हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब हम देखते हैं क्या होता है। जुलाई 16 कितने दिन बनते हैं हमारे? 31 दिन। अगस्त 16, 30 दिन। सितंबर सितंबर के 21 दिन ही काउंट होंगे। उसने क्या किया? पाकिस्तान से 21 तारीख को पाकिस्तान से बाहर गया है। हमने क्या पढ़ा था
अगर 21 तारीख का 1 सेकंड भी पाकिस्तान में रहा है, तो भी क्या होगा, पूरा दिन काउंट करेंगे हम। वापस कब आया है, मई को, मई के यकम को वापस आया तो वो भी काउंट होगा। 31 डेज आपका जून, ये कितना बनेगा, 30 डेज। कितने मंथ बनते हैं, काउंट करते हैं। ये क्या है, आपका नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। 144 डेज इसके बनते हैं पाकिस्तान में स्टे। तो इसकी जो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी तब टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में, इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अभी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है, अब इसके डेज क्या हैं, ग्रेटर देन 120 डेज हैं। अब क्या डिटरमिन करेंगे, लास्ट 4 ईयर्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर लास्ट 4 ईयर पाकिस्तान में उसका स्टे 365 डेज से ज्यादा है, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा क्योंकि इसने पाकिस्तान इसी साल छोड़ा है, इससे पहले तो पाकिस्तान में रहता था, तो आपका ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। जी नेक्स्ट पॉइंट, समी एसोसिएट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई, ठीक है। ऑन जनवरी 2 2017 द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू दुबई। जी इंतहाई आसान बात, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पहले पढ़ भी चुके हैं कि एओपी के बारे में वो कहता है कि एट एनी टाइम उसका कंट्रोल होली या पार्शली अगर पाकिस्तान में है, वो क्या होगी, रेजिडेंट एओपी होगी। तो यहाँ पर हमारा जिसका आंसर क्या होगा, एओपी क्या है, हमारी रेजिडेंट है। एंड जो आसिफ साहब हैं वो भी रेजिडेंट हैं, क्योंकि ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, इसने इसी साल पाकिस्तान से ये बाहर किया है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट 4 इयर्स में इसका स्टे पाकिस्तान में 365 डेज से ज्यादा था, और इस साल इसका स्टे पाकिस्तान में 144 डेज था। आसिफ क्या है, आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल है। फिर आपका यहाँ पर पार्ट सी है, ये हम डिस्कस चैप्टर 4 में से ही है, लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये मैं आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये मैं आपको पढ़ाना है आपका चैप्टर नंबर 11 के साथ। ये वाला पॉइंट टेस्ट हुआ है, यहाँ पर चैप्टर 4 में से आया हुआ है, आप देखें यहाँ पर आपका 2, 4 और 6 मार्क्स आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में बताओ। ये चैप्टर 13.2 में से ये बातें डिस्कस हुई हुई हैं। ऑन 15 जनवरी 16 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years and has been living in Pakistan since then. During the tax year 17, he received GBP 5000 as return from his investment in London. ये हमने अभी पढ़ा था, वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था। पाकिस्तान का वापस आया है, रिटर्न हुआ है 15 जनवरी को 2016। टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है, टैक्स ईयर जिसमें वापस आया वो टैक्स ईयर कौन सा है, जुलाई 15 टू जून 16। कब वापस आया है, रिटर्न आफ्टर 10 years। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा पर्सन जो इस साल तो पाकिस्तान का सिटीजन है और इस साल रेजिडेंट पर्सन है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में पिछले 4 साल में रेजिडेंट पर्सन नहीं था, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल था, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम इस साल इस टैक्स ईयर में एग्जेम्प्ट होगी एंड नेक्स्ट टैक्स ईयर में भी एग्जेम्प्ट होगी। मतलब ये टैक्स ईयर 16 है, तो नेक्स्ट टैक्स ईयर क्या होगा, टैक्स ईयर जुलाई 16 टू जून 17, उसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 17। तो दोनों केसेस में क्या होगी, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी। यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट है और यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट है। अब हम देखते हैं उसको पैसे कब रिसीव हुए हैं, उसको ड्यूरिंग टैक्स ईयर 17 फॉरेन सोर्स इनकम रिसीव हुई है। लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है, कोई मसला मसाइल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसका पार्ट ए देखते हैं। आप देखें चैप्टर 4 में चैप्टर 13 का पार्ट 2 में से इकट्ठे क्वेश्चंस को आ गए हैं इस दफा इस अटेम्प्ट के अंदर 8 और 10 और 12 नंबर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। Joseph, a South African cricket coach, is working in Pakistan under an employment contract since 20th July 2014. During the tax year 17, he earned foreign source income from his business established
in South Africa and brought 25% of income to Pakistan. चैप्टर 13 का कॉन्सेप्ट है, हमने कहा था अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, हमने पढ़ा है पिछली वीडियोस में, ठीक है। हमने कहा था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन सा होता है, ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से पाकिस्तान में रेजिडेंट है। कोच क्या है, जस्ट जॉब की वजह से क्या है, पाकिस्तान में रेजिडेंट। तो उस केस में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी और उसका पाकिस्तान में स्टे 3 साल से कम है, ठीक है ना। यहाँ पर टैक्स ईयर 20 जुलाई 14 को आया था, मतलब टैक्स ईयर 15 में आया था, टैक्स ईयर 15, टैक्स ईयर 16। हम जिस साल में वर्किंग कर रहे हैं उस साल को काउंट नहीं करना, हम टैक्स ईयर 17 की वर्किंग कर रहे हैं। हमने चेक करना है क्या वो टैक्स ईयर 16, 15 एंड 14 पिछले 3 साल तो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2 साल प्रेजेंट था। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ेगी, लेकिन कहा था कि अगर वो पर्सन अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में लेकर आता है तो वो वाली इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, पाकिस्तान में वो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर जो 25% ऑफ जो फॉरेन सोर्स इनकम है जो पाकिस्तान में लेकर आया है उस पर वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो ये आपके पास पेपर्स थे जो हमने क्या किए आज डिस्कस किए हैं। आई होप अब आपको चैप्टर 4 क्या हो गया होगा, डिटेल में समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।